सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम लोग रिकॉल करेंगे। मानो कि आपका पूरा का पूरा फिजिक्स आज के इस सेशन से रिवीजन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे फिजिक्स न्यूमेरिकल को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। चूंकि समय कम है तो मेरे मित्र, अभी जो आपका समय है वो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में माइंड को रेस्ट देना और चीजों को अपने हिसाब से ढालना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस बने रहिएगा हमारे साथ। मतलब थोड़े समय के लिए आपका पूरा का पूरा फिजिक्स क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सबों को एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि ये आपका एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन आप सभी रेलवे के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि रेलवे ने जिस तरह से अपना पैटर्न बदला है, तो सर पैटर्न ये है कि अब वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से सर क्वेश्चन उठा करके आप सबों के सामने रख रहा है। ऐसे में एनसीईआरटी 9th एंड 10th का जो लाइन बाय लाइन डिस्कशन है, उसका इमीडिएटली हो जाना आप सबों के लिए बहुत ही कारगर होगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच है, ये आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस चारों करवाए जाएंगे। और मेरे मित्र, लाइन बाय लाइन आपका डिस्कशन होगा। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। साथ में मेरे मित्र, जो भी एक्सरसाइज एमसीक्यू होंगे, एग्जाम्पलर एमसीक्यू होंगे, और साथ ही मेरे मित्र एनसीईआरटी 9th एंड 10th का जो चैप्टर वाइज पीडीएफ है, वो भी आपको इस बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 18 से 23 दिसंबर के बीच आप सभी हमारे साथ इस बैच में केवल और केवल 249 में इनरोल हो सकते हैं। और मेरे मित्र, इस बैच से संबंधित अगर आपको कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9065 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप सबों के सामने कि यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1/Rp इक्वल टू हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो पहला प्रतिरोध है वो 6 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 9 ओम का है और तीसरा प्रतिरोध हमारा 6 ओम का है। मेरे मित्र, अगर आप 6, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे 2 3 जा 6 होगा और यहां पे 9 आएगा, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 आएगा, 2 3 जा 6 और 6 3 जा, आप कहेंगे गुरुजी 18 हो जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको एलसीएम आ गया होगा सर ऑटोमेटिकली माइंड में। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 6 3 जा, आप कहेंगे 18 ऑन 1/R5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 2 5 3 8। ये हो जाएगा आपका 8/18। और मेरे मित्र, Rp इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 18 और Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/8। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। तो आप सभी कहेंगे 18 और 8 को अगर गुरुजी हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा और ये आपका पॉइंट आएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि 8 दूना 16 हम फिर से लगाएंगे और क्या होगा? 8 पंचे 40, 2.25। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपके एएलपी एग्जाम में श्रेणी क्रम संयोजन से सवाल पूछे गए थे, तो मेरे मित्र समांतर क्रम भी आप सभी माइंड में जरूर रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आप सबों के सामने है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा। मेरे मित्र, मिरर फॉर्मूला आप सबों को जरूर याद होना चाहिए। और साथ ही अगर दर्पण या लेंस से संबंधित सवाल कर रहे हैं तो चिन्ह परिपाटी तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आप सभी कहेंगे धनात्मक, तो F इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु दूरी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, हम लोग क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। पूछा जा रहा है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? क्या कहोगे सर? दर्पण सूत्र से 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होगा। 1/9 प्लस 1/V प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 1/-18 प्लस माइनस, आप कहेंगे माइनस होगा और फिर इधर आएगा तो आप कहिएगा गुरुजी प्लस है ना हो जाएगा। तो मेरे मित्र, 9 और 18 का एलसीएम आप सभी कहेंगे 9 का 9 और 9 दूना 18, गुरुजी 18 ही होगा। तो ये हो गया आपका 9 दूना 18
और आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 3/18 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छाके 18 और v इक्वल टू आपका आप सभी कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे उत्तल दूरी की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप कहेंगे धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप सभी कहेंगे ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सरल सा सवाल कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डैश होगी। बहुत सारे छात्र ऐसे सवाल में भी फंस गए थे, लेकिन आपको नहीं फंसना है। यहां पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रही है और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में कब होती है? जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है। और आप सभी क्या कहते हो कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र लेंस का फोकस दूरी कितना है? सर जी 20 सेंटीमीटर। ये मीटर में कितना हो जाएगा? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 20/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20/100। तो मेरे भाई P इक्वल टू हमारा 1/f है, तो ये 20/100 और यहां पे क्या लिखेंगे सर 100/20, 20 पंच क्या हो जाएगा 100 और P इक्वल टू क्या हो गया 5.0 डायोप्टर। चूंकि बात करी जा रही है उत्तल लेंस की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आप कहेंगे धनात्मक होती है, इसीलिए इसका पावर क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस एक्स क्या होगा? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है जितने भी गोलीय दर्पण है वो सभी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होगा उसकी वक्रता त्रिज्या आप कहेंगे गोलीय दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी आप कहेंगे r/2, 18/2 यानी कि ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। चूंकि बात अवतल दर्पण की जा रही है, तो आप सभी कहेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। इसीलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी -9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि दो प्रतिरोध ए 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। ए और बी के बीच प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः कितनी है? मेरे मित्र यहां पे आपको कहा जा रहा है कि 10 ओम और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको अपने माइंड को स्थिर रखना है और मेरे मित्र क्वेश्चन को समझने पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सवाल आपसे यह करा जा रहा है कि 10 ओम और साथ में आपका 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, किसके साथ? 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः क्या होगी? क्या कहोगे गुरुजी? चूंकि समांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पे जैसे ही धारा आएगी ये I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी। किस में डिवाइड हो जाएगी? I1 और I2 में। और हम सबों को मालूम है कि इस दोनों ही प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? आप कहेंगे समान ही होगा। तो मेरे मित्र आप सभी आसानी से ना कह सकते हो कि गुरुजी अगर हम लोग ओम के नियम का इस्तेमाल करें तो V = IR लेते हैं, तो क्या हम I = V/R ना कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे भाई यहां पे I1 की बात करी जा रही है, तो I1 क्या होगा? आप सभी कहेंगे V/R। तो विभवांतर तो दोनों प्रतिरोध के लिए समान है, तो आप कहिएगा 6/R कितना? सर जी 10। तो ये हो गया हमारा 0.6 एंपियर की धारा किससे बहेगी? सर पहले प्रतिरोध से। I2 की बात करेंगे, I2 हमारा विभवांतर तो सर I2 के लिए भी 6 वोल्ट ही होगा, बटा क्या हो जाएगा 20। मेरे मित्र दूतिया 6 और 2 दहाई के 20 हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये 0.3 एंपियर। तो सवाल आपसे जो करा जा रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धारा क्रमशः आप कहेंगे 0.6 एंपियर और 0.3 एंपियर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछा गया कि 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे आपको इलेक्ट्रिक टोस्टर का पावर दिया हुआ है और साथ ही वोल्टेज दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कुंडली का प्रतिरोध R = वाट। क्या कहोगे गुरुजी? पावर इक्वल टू फॉर्मूला आपने बताया है P = V²/R होता है। अब एग्जाम में इसको सॉल्व मत करने लगना। क्या कहोगे कि पावर हमारा जो है वो 2200 वाट है और V² है,
तो 220 220 गुना 220 कर देंगे, चला तो कोई दिक्कत? अब बटा आर, आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब मेरे मित्र आप कहेंगे ये 2200 आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आर इक्वल टू हो जाएगा 220 गुना 220 बटा 2200, ये जीरो इसको कैंसिल करेगा, ये जीरो इसको, ये 22 इसको, क्या कहोगे गुरुजी 22 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? आप सभी कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? मेरे मित्र जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध यानी कि जुड़े आर इक्वल टू क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा समतुल्य प्रतिरोध बटा एकल प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बटा एकल प्रतिरोध। तो मेरे भाई समतुल्य प्रतिरोध 12, एकल प्रतिरोध 4, 4 तिया 12। जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए, आप सभी कहेंगे गुरुजी 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। क्या कहोगे गुरुजी दर्पण के आवर्धन की बात की जा रही है, तो हम लोग m इक्वल टू माइनस v बटा u कहेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साथ में दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जा रही है, ये दिया हुआ है। भी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें भी निकालना होगा। कहां से? 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू से। 1 बटा -6 इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा -24, प्लस माइनस क्या होगा? चला आप कहेंगे गुरुजी माइनस से होगा, है ना आएगा तो फिर वो प्लस हो जाएगा। 1 बटा 24 इक्वल टू 1 बटा भी। 6 और 24 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? चला 6 और 24 का, तो आप कहेंगे 6 कम 6 6 का 24, 24 से होगा। चला तो ये आपका एलसीएम 24 -4 और 1 बटा भी प्लस माइनस आप कहेंगे -3 बटा 24 इक्वल टू 1 बटा भी। 3 1 जा 3, 3 8 जा 20, v इक्वल टू कितना हो गया? -8 सेंटीमीटर। चला जी m इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे माइनस तो रहेगा ही, -8 सेंटीमीटर बटा -24, माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिया 24। सर जो आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा वो -1/3 हो जाएगा। और इस तरह के सवाल आपके एएलपी एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभोक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। बताइए क्या कहिएगा कि गुरुजी अब ये बताए हैं P इक्वल टू भी स्क्वायर बटा आर होता है। भी कितना है? 12 वोल्ट, तो 12 गुना 12 बटा 4, 4 तिया 12। P इक्वल टू कितना? आप सभी कहेंगे 36 वाट। तो लगा दीजिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर टिक। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है और I1 और I2 उनसे होने वाली प्रवाही धाराएं हैं, तो V1 बटा V2 और I1 बटा I2 क्रमशः क्या होगा? तो एक बात तो याद रखना चला कि चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समान धारा बहेगी दोनों से, और जब समान धारा का अनुपात निकालेंगे तो आप कहेंगे I1 और I2 का वैल्यू गुरुजी I1 और I2 का वैल्यू पहले से निश्चित है, 1 होगा। काहे? तो आप सबों को मैंने कई बार बताया है, इसलिए इसमें काहे कुहे मत करना, सीधे समझना कि गुरुजी बात यहां पे ये है कि जो हमारा प्रतिरोध है 10 ओम और 20 ओम का, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है कितने वोल्ट के बैटरी के साथ? 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो इन दोनों से समान धारा बहेगी, तो जाहिर सी बात है कि समान धारा का अनुपात क्या होगा? आप कहेंगे 1। सवाल यह है कि विभवांतर कैसे निकालेंगे? चला इस दोनों का विभवांतर V1 और V2 क्या होगा? आप कहेंगे अलग अलग होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि आपके इस पूरे परिपथ से कितना धारा प्रवाहित हो रही है। आप कहेंगे टोटल प्रतिरोध, आप कहिएगा RS हमारा 30 ओम हो जाएगा, और ओम के नियम से I इक्वल टू V बटा R, तो 6 बटा 30 चिल्लाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 बटा 5 एम्पियर। विद्युत धारा कितना? 1 बटा 5 एम्पियर। अब क्या कहोगे कि सर जी अगर हम यहां पे V1 निकालेंगे तो कहेंगे I R1, तो I तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा। R1 कितना? 10,
तो ये हो गया 5 दूना 10। V1 कितना हो गया आपका 2 वोल्ट। V2 तो आई तो दोनों के लिए कॉमन है, और ये कितना हो गया सर 5 चौका 20। अब मेरे मित्र V1 बटा V2 कितना होगा 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। V1 बटा V2 का जो वैल्यू होगा वो 1 बटा 2 होगा। तो आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, जहां पे भी ऑप्शन 1 बटा 2 एंड 1 है वही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप कहेंगे पहले ऑप्शन में 1 बटा 2 एंड 1 बटा 2 है, दूसरे में 1 बटा 2 और 1 है, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा। ये कांच की पट्टी एक पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आ रही है, तो आप क्या कहिएगा गुरुजी ऐसे आ रही है, ऐसे ही चल जाएगी। जो कि प्रकाश की किरणें अभिलंब के अनुदिश गिर रही है, इसीलिए यहां पे ना तो आपतन कोण बनेगा और ना ही क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। तो क्वेश्चन है कि कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण है, इसका आपतन कोण, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जब कुछ बनबे नहीं करेगा तो 0 डिग्री इज द राइट आंसर। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1.0 ओम है, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश होगी। मेरे मित्र चूंकि लंबाई और मोटाई समान है और उस तीनों तार का प्रतिरोध क्या है सर 0.5 और 0.2 ओम और 1.0 ओम, तो हम सभी कहेंगे कि गुरुजी इफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर इक्वल देन जो हमारा प्रतिरोध का प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा, रो 1 इज टू रो 3 किसके बराबर, R1 इज टू R3 के बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, समान हो, तो तीनों ही प्रतिरोध की प्रतिरोधकताएं क्या होगी, उसके प्रतिरोध के अनुपात में होगी। अब मेरे मित्र प्रतिरोध आप कहेंगे 0.5 और क्या है 0.2 और क्या है 1.0, तो चलो पॉइंट हटा दो, 5 बटा 10 ये आपका 1 बटा 10, आप कहेंगे गुरुजी ये वैल्यू हमारा 5:2:10 हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि आई धारा वाले एक सीधी धारावाही चालक से R, 2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदु P, Q, S पर विचार कीजिए। क्रमशः बिंदु P, Q और S पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BP, BQ और BS के परिमाण के बारे में निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। मेरे मित्र ये आपका कोई एक सीधी धारावाही चालक तार है जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इससे R बिंदु पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। अब इससे मतलब 2R दूरी पर एक बिंदु आपका क्या है Q है और मेरे मित्र इससे 3R दूरी पर एक बिंदु आपका S है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, जो बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी और जो बिंदु S पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी उसका वैल्यू क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र उसके दूरी पर डिपेंड करेगा और यह धारावाही चालक तार के जितना नजदीक होंगे सर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे धारावाही चालक तार से हम दूर होते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। तो मेरे मित्र सबसे नजदीक कौन है, आप कहेंगे BP, तो BP की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब इससे कम दूरी पर कौन है BQ, तो आप कहेंगे BP के बाद BQ आ जाएगा और सबसे ज्यादा दूरी पर तो आप कहेंगे गुरुजी BS है, मतलब सबसे कम चुंबकीय तीव्रता किस पे होगा, आप कहेंगे S बिंदु पर होगा। तो आपके पहले ऑप्शन में है कि BQ इज ग्रेटर देन BC, क्या ऐसा है, आप कहेंगे नहीं। दूसरे ऑप्शन में है कि प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरे में है कि BP इज ग्रेटर देन BQ और BQ इज ग्रेटर देन BS। मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, ये रिएक्शन चला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एकड़ा। पूछा जा रहा है कि जब लोहा वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तब ये आयरन 2,3 ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इसके उत्पाद में परमाणु की कुल संख्या कितनी है। सर इसका जो रिएक्टेंट है वो ये है, सॉरी जो इसका प्रोडक्ट है वो ये है और जो रिएक्टेंट है वो ये है। मेरे भाई आप सभी क्या
कहेंगे कि गुरुजी अगर इसके उत्पाद में परमाणु की कुल संख्या की बात करेंगे तो लोहा के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 4, तो टोटल 4 3 7 हो गया। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और कोफिशिएंट में 4 है, तो 4 दूना 8, 8 7 15। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित मेंटेन है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कहोगे H इक्वल टू गुरुजी I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो H इक्वल टू हमारा 0.2 इंटू सॉरी जो आपका धारा है वो है 0.4 इंटू 0.4 और 2 इंटू 1, पॉइंट हटा दो नीचे 10, पॉइंट हटा दो नीचे 10, 2 एकम 2, 2 5 10, ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे 4 चौका 16 और 16 बटा 50, आप कहेंगे 2 अठे 16 और 25 दूना 50। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि 8 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो हमें यहां पे पॉइंट डालना होगा, एक जीरो अपने आएगा और मेरे मित्र फिर यहां पे हम जीरो डालेंगे और आप सभी सॉरी क्यों जीरो डालेंगे, जब 80 आएगा तो ये कट ही जाएगा, तो आप सभी कहेंगे 25 या 75 हो जाएगा। और फिर यहां पे हमारा 25 दूना जीरो आ जाएगा, 25 दूना 50, तो मेरे मित्र 0.32 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.32 जूल, 0.32 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है और यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का लेकिन पहले वाले की 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता तो दूसरे तार का प्रतिरोध डैश होगा। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है, यानी कि R1 इक्वल टू आपका 15 ओम दिया गया है। फिर कह रहा है कि यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का, मतलब उसी पदार्थ और लेंथ समान है लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या का एक और तार लिया जाता, त्रिज्या यहां पे क्या हो जा रही है 1/3 हो जा रही है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहोगे आप कहोगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि R इक्वल टू क्या होता है रो L बटा ए और A इक्वल टू क्या होता है आप सभी कहते हैं पाई R स्क्वायर। तो मेरे मित्र क्या हम R इक्वल टू रो L बटा पाई R स्क्वायर ना कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। चला जी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरोध जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो त्रिज्या होता है, या आप कह सकते हो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का जो त्रिज्या होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र क्या हम इस रिलेशन से ये नहीं कह सकते हैं कि R1 बटा R2 जो है वो क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे R2 बटा R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इस रिलेशन से नहीं कह सकते हैं कि जब सर जो प्रतिरोध है वो क्रॉस सेक्शन कह रहे अनुप्रस्थ काट के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R1 बटा R2 इक्वल टू R2 बटा R1 का स्क्वायर नहीं कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कहेंगे। R1 आपका कितना है, आप सभी कहेंगे 15 ओम। R2 आपको निकालना है, R2 ध्यान दीजिएगा जो R2 होगा वो हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे कहा जा रहा है कि लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या, तो R2 हमारा R1 का क्या हो जाएगा सर R1 बटा 3 हो जाएगा। R2 यही ना होगा चिल्ला 1/3, तो आप सभी कहेंगे कि R2 के जगह हम R1 बटा 3 रख देंगे और फिर जो हमारा R1 है आप कहेंगे वो तो R1 ही रहेगा, क्योंकि पहले वाला का सिर्फ प्रतिरोध दिया है, तो पहले वाली त्रिज्या को R1 मान लेते हैं। आप कहेंगे इसका स्क्वायर कर दीजिए सर, 15 बटा R2 इक्वल टू चला क्या हो जाएगा R1 बटा 3 और यहां पे 1 बटा R1, ये R1 और ये R1 कटेगा और इसका स्क्वायर, तो आप कहेंगे 15 बटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा 9 और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 5 45 और 1 9 9 4 13 135 ओम। तो चला जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है, समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई L और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। मेरे मित्र सेम चीज करना है, यहां पे आपको पहले से R1 कितना दिया हुआ है, पहले से R1 0.4 ओम दिया हुआ है। चूंकि आप सबों को मालूम है कि R इक्वल टू रो L बटा A होता है और R इक्वल टू रो L बटा आप जब
ए कह रहे हो तो यहां पे जो प्रतिरोध है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या हम R1 बटा R2 इक्वल टू A2 बटा A1 नहीं कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। तो R1 कितना 0.4, R2 निकालना है, A2 कितना है? तो सर A2 हमारा कह रहा है कि समान पदार्थ से निर्मित और समान लंबाई L और 4A, तो A2 आपका कितना हो गया सर जी 4A, और A1 तो आप कहेंगे गुरुजी 4A1 तो हमको A1 ही रहेगा। यहां पे मान लो कि 4A1, क्योंकि मतलब जितना आपका सॉरी लंबाई L और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह रहा है तो 4A बटा हम A लेंगे सीधे। आप कहेंगे ये A और ये A कटेगा और आप सभी क्या कहिएगा कि R2 इंटू 4 इक्वल टू 0.4 होगा, और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 बटा 4। मेरे मित्र ये पॉइंट हटा दो, आप कहेंगे ये हो जाएगा 4 बटा 40, 4 एकम 4, 4 दाएं 40, ये 0.1 ओम हो जाएगा। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है, समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई L और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा, आप सभी कहेंगे 0.1 ओम को लॉक किया जाए गुरुदेव। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। क्या यह सवाल आपसे ना बनेगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है, साथ में मेरे मित्र अवतल दर्पण से वस्तु को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, तो हमें प्रतिबिंब दूरी सीधे सीधे बताना है। क्या कहोगे कि गुरुजी 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू लगाएंगे, 1 बटा -40 इक्वल टू 1 बटा भी तो हमें निकालना है, ये क्या हो जाएगा 1 बटा -50, 1 बटा -40 प्लस माइनस माइनस है ना आएगा तो आप कहिएगा फिर प्लस से हो जाएगा गुरुजी 1 बटा भी, 50 और 40 का एलसीएम निकाल लेना, चला 200 होगा, 40 पंचे आप कहेंगे 200 और 50 चौका 200 तो ये +4, ये 1 बटा भी क्या हो गया आप कहेंगे -200 बटा 1 बाय भी। अब v इक्वल टू -200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर कितना हुआ चला आप कहेंगे -2 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर, आप कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी तो -2 मीटर है सर, तो 2 मीटर की दूरी हो गया, पहला ऑप्शन ना होगा। दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मेरे मित्र यहां पे जो वस्तु को रखा जा रहा है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जा रहा है, तो प्रतिबिंब जाहिर सी बात है दर्पण के सामने बनेगा। कितने दूरी पर? आप सभी कहेंगे 2 मीटर की दूरी पर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रम क्या है, यानी कि जो वोल्टेज है वो क्या है? बहुत ही सरल सा सवाल है, आप अगर गौर से देखोगे तो सवाल में कोई दम ही नहीं है। चला क्वेश्चन है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध और 6 ओम के प्रतिरोध क्या है 2 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो लो 4 ओम और 6 ओम का 2 वोल्ट के साथ जुड़ गया। अब V1 और V2 आपको बताना है, V1 और V2 बताना है। क्या कहोगे गुरुजी यहां पे I हमारा 2 बटा ये टोटल प्रतिरोध आपका 10, तो 2 एकम 2 2 5 10, 1 बटा 5 हो जाएगा। अब है ना चला V1 इक्वल टू आप कहेगा 1 बटा 5, अगुना ये क्या होगा सर 4 बटा 5, 4 बटा 5, तो मेरे मित्र ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे 0.8। अब V2 आप कहेंगे I 1/5 और R तो आप कहिएगा 6 बटा 5, और ये क्या हो जाएगा तो 1.2, ये क्या हो जाएगा 1.2। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः, तक कहिएगा 0.8 वोल्ट और 1.2 वोल्ट किस ऑप्शन में है, तो आप सभी कहेंगे यहां पे तो 1.2 वोल्ट और 0.8 वोल्ट है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पहले ए तब बी, यहां पे पहले बी का दिया है तब ए का दिया है, और आप कहेंगे ये तो सर दौरे से बाहर है, और चौथा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर,
क्या कहोगे? आप सभी कहोगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपवर्तनांक √2 दिया हुआ है और हम सबों को मालूम है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर होता है। तो मेरे भाई √2 इक्वल टू आपतन कोण आप कहेंगे सर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। हमें साइन आर निकालना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी √2 इक्वल टू, अगर हम लोग यहां से साइन आर निकालेंगे तो √2 इंटू साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री। और हम लोग यहां पे साइन आर इक्वल टू कह सकते हैं साइन 45 डिग्री बटा √2। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? चला आप सभी कहेंगे 1 बटा √2। ये सर नीचे में है तो हम यहीं पे अगर लिख देते हैं, चला ये नीचे 1 बटा √2 ऊपर है तो आप फिर बटा में √2 लिखोगे तो एक तो फिर नीचे करके आप 1 बटा √2 ही लिखोगे। आप कहोगे गुरुजी ये हमारा हो जाएगा कितना? 1 बटा 2। कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। और मेरे मित्र साइन आर ये 1 बटा 2 आप सभी कहेंगे कि गुरुजी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो जो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन आर इक्वल टू व्हाट, तो आप सभी कहेंगे साइन आर इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब कोई वस्तु चल रही है तब उस पर जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? उसके गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। हाफ m इंटू सर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। w इक्वल टू हाफ m कितना है? 4, v2 कितना है? तो सर v हमारा है, जो हमारा v2 है ये हमारा अगर v1 है चला तो ये हमारा क्या होगा? v2। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। क्या कहोगे? 1/2 इंटू 4, 100 माइनस 25 कितना होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 75। 2 दूना 4। w इक्वल टू हमारा 150 जूल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी भी वस्तु को ऊपर उठाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? उठाने के केस में mgh के बराबर होगा। अब m कितना है? तो आप सभी याद रखना कि यहां पे m नहीं दिया है, 120 न्यूटन भार दिया है। यानी कि जो भार इक्वल टू फॉर्मूला होता है mg, वो mg 120 है। तो आप सभी कहेंगे 120 गुना 2 मीटर की ऊंचाई उठा रहा है, 240 जूल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? मेरे मित्र कोई 2 किलोग्राम की एक वस्तु है और उसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या कहेंगे कि गुरुजी मास तो हमको 2 केजी दिया हुआ है लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंकी जा रही है, तो प्रारंभिक वेग लेकर के तो हम लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। क्योंकि K इक्वल टू हम लोग कहते हैं हाफ mv स्क्वायर, यानी कि अंतिम वेग का जो वर्ग होता है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी यहां पे हम v निकाल लेते हैं। किससे? चूंकि वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी से। v इक्वल टू u आपका 20 मीटर पर सेकंड है, g का वैल्यू 10 लेना है, t 2 सेकंड, 20 माइनस 20 कहोगे 0। आप कहिएगा गुरुजी जब va हमारा 0 हो गया तो पूरा का पूरा ke क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे पूरा का पूरा ke 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, एएलपी में भी पूछा गया था। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a इक्वल टू dv बटा dt होता है। साथ में ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। और ध्यान में रखना कि बल इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे ma हो जाएगा। और संवेग आप कहेंगे p इक्वल टू mv हो जाएगा। और गति तो आप सभी कहेंगे वस्तु का स्थिति अगर समय के साथ बदल रहा है तो गति कहलाएगा। याद रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर, अगर आपसे यह कह दे कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा,
तो याद रखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है। और इसको कैसे लिखते हैं? F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। कैसे लिखते हैं? F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। और ये तो संवेग में परिवर्तन की दर हुआ तो हम T से डिवाइड किए। अब अगर सीधे कहते कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, Ft इक्वल टू P2 माइनस P1, ये क्या है? आप कहेंगे आवेग। और आवेग किसके बराबर है? तो P2 माइनस P1 मतलब सर अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग के अंतर के बराबर है। तो आप सभी याद रखिएगा सर शब्दों में कि संवेग में परिवर्तन, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? संवेग में परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे? संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आप कहेंगे आवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? सवाल आया हुआ था एएलपी में। ए इक्वल टू एफ बटा एम हो जाएगा। एफ हमारा 20 न्यूटन है, 10 क्या कहेंगे? 10 दूना 20, तो ए हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। मेरे मित्र अगर u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए और अधिकतम ऊंचाई h तक जाए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बटा 2g। इस फॉर्मूला पे एक सवाल भी पूछा गया था एएलपी में, तो मेरे मित्र ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है, लैम्डा का वैल्यू 125 मीटर दिया हुआ है और मेरे मित्र चढ़ाव यानी कि तरंग की गति 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति न्यू पूछा जा रहा है। तरंग का वेग उसके आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। ये कितना है? 25। तरंग का वेग कितना है? 25 मीटर पर सेकंड और तरंगदैर्घ्य आपका 125 है और आपका आवृत्ति पूछा जा रहा है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 25 बटा 125 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 50 125 और 1 बटा 5 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 0.2 हर्ट्ज। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे सिंपल शब्दों में कहा जा रहा है कि तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड है, तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है और तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यहां पे जो हमारा तरंगदैर्घ्य है ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हमें क्या करना होगा? आप कहेंगे मीटर में बदलेंगे। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2 बटा 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा 0.02 मीटर। कितना? 0.02 मीटर। अब मेरे मित्र हम लोग v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा जानते हैं और न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बटा लेमडा। तो v आपका 340 है और लेमडा आपका कितना है? 0.02। मेरे मित्र यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि ये 34,000 जो है वो 17,000 से कट जाएगा और हमारा न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17,000 हर्ट्ज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि एक प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों की तरंगदैर्घ्य न बनेगा। क्या कहोगे कि गुरुजी v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रसारण केंद्र से इतना हर्ज की आवृत्ति निकल रही है और सर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के गति से वो प्रसारित हो रही है। तो तरंग का वेग हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड है और जो हमारा आवृत्ति है वो कितना है? 71 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ज। और साथ ही मेरे मित्र आपसे क्या पूछा जा रहा है? तरंगदैर्घ्य। तो आप सभी क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अब बटा क्या हो जाएगा? 71 इंटू 10 टू द पावर 4। बस मेरे मित्र इसको सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी होगी? क्या कहोगे गुरुजी? इसके लिए आपने ट्रिक बताया हुआ है कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो 2d इक्वल टू क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं s इंटू टी और d इक्वल टू क्या हो जाता है? s इंटू टी बटा s इंटू सीधे आप लिख लो कि दूरी s इंटू टी बटा 2 हो जाएगा।
क्या होगा परावर्तक सतह की दूरी? स्पीड 342 है और टाइम 3 सेकेंड। अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2। तो मेरे मित्र ये 17 दूना 34 और 1 दूना 2, 1 तिया 3, 7 तिया 21 और 1 तिया 3 2 5। सर दूरी जो होगी वो 513 मीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आपको प्रतिध्वनि से संबंधित परावर्तन सतह की दूरी पूछी जाएगी, आप बिना लाग लपेटा के सर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आपका आंसर 100% सटीक आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3100 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे फिजिक्स का सर एक कह सकते हो कि टूर कराया होगा। और मुझे लगता है कि आपने जो भी पीछे पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से वो सारी चीजें आपके माइंड में जरूर रिकॉल हो गई होगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।